हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। देखिए, आज की क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझना चाहते हैं तो आज का वीडियो और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपको पूरा देखना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं थ्योरी का मतलब जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करते हैं, उसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग थ्योरी आई है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो थ्योरी आई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए वो आई थी वर्नर थ्योरी। अब देखिए, क्योंकि स्टार्टिंग की थ्योरी है तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर वर्नर थ्योरी की अगर बात करें तो वर्नर ने जो है दो वैलेंसी की बात करी थी। एक को उसने कहा प्राइमरी वैलेंसी और एक को उसने कहा सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इसने बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी क्योंकि काफ़ी पुरानी थ्योरी है, लेकिन क्योंकि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो हम इसको पढ़ते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी में डिफरेंस क्या है, अब इसको समझने से पहले एक कॉम्प्लेक्स को अगर हम इमेजिन करें उससे क्लियर होगा। देखिए, ये जो इसने कंसेप्ट दिया था बेसिकली कौन से कॉम्प्लेक्स के लिए दिया था, जिसमें आपके कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो कैटायन होता है और काउंटर आयन क्या होता है, एनायन होता है। तो जहाँ पर मान लीजिए मैंने कहा CONH3 ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉम्प्लेक्स जो है मैंने ले लिया CONH3 और ये हो गया आपके Cl2, ठीक है, या Cl3 कर देते हैं इसको, Cl3 सही रहेगा। ये मैंने कॉम्प्लेक्स ले लिया। अब यहाँ पर जो इसने कॉम्प्लेक्स इमेजिन करें वो कौन से कॉम्प्लेक्स इमेजिन करें, जिसमें जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव है और काउंटर आयन नेगेटिव है। ये कॉम्प्लेक्स इमेजिन करके इसने बात करी है। तो कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा सारे कंसेप्ट। तो इसने बात करी प्राइमरी वैलेंसी की और सेकेंडरी वैलेंसी की। तो प्राइमरी वैलेंसी इसने किसको कहा और सेकेंडरी वैलेंसी इसने किसको कहा, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी किसके लिए कह रहा है कि जो आयोनाइजेबल है, सेकेंडरी वैलेंसी ये किसको कह रहा है, जो नॉन आयोनाइजेबल है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब देखिए इसने इसको जैसे मान लीजिए आयनिक कंपाउंड से अगर हम कंपेयर करें तो जैसे मान लीजिए NaCl है, क्या है NaCl। तो NaCl को जब हम आयोनाइज करते हैं या उसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये क्या बनाता है Na+ और ये क्या बना रहा है Cl-। तो यहाँ पर ये जो Cl है ये आयोनाइजेबल है, ये क्या है, आयोनाइजेबल है। तो यही इसकी वैलेंसी हो गई। तो यहाँ हमने क्या कहा, आयोनाइजेबल है। तो कहने का मतलब है प्राइमरी वैलेंसी क्या है, आयोनाइजेबल है। तो जितने आयन आयोनाइज हो रहे हैं या जितना चार्ज आयोनाइज हो रहा है वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पर इस केस की अगर हम बात करें तो जैसे NaCl में कितने आयन आयोनाइजेबल है, 1, तो ये इसकी प्राइमरी वैलेंसी होगी। अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को आयोनाइज करूंगा तो जो काउंटर आयन बनेंगे वो कितने बनेंगे, 3, तो ये उसकी वैलेंसी होगी। तो कहने का मतलब है जितना चार्ज आ जाता है कैटायन पर और एनायन पर वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, वैलेंसी। तो यहाँ पर प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल है। तो अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो 3 Cl- बनते हैं और जो कॉम्प्लेक्स है उस पर क्या चार्ज आता है, 3+। तो यहाँ पर आयोनाइजेबल वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 3+। समझ में आ रही बात, ये इसने बात करी। दूसरी बात करी सेकेंडरी वैलेंसी की, तो ये नॉन आयोनाइजेबल है। तो जब आप इसको आयोनाइज करोगे तो आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स आयन अलग है और Cl3- आयन अलग है। तो ये Cl3 अलग हो गए तो ये आयोनाइजेबल है, ये प्राइमरी वैलेंसी में आएंगे, और ये जो अमोनिया है ये अंदर रह जाएंगे, अलग नहीं होंगे, तो ये आपके आएंगे सेकेंडरी वैलेंसी में, ठीक है। इसके बाद रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो है प्राइमरी वैलेंसी ये किसको बता रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रही है। और यहाँ पर ये जो है ये किसको बता रही है, रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों, क्योंकि अभी जो मैंने कॉम्प्लेक्स आपके लिख रखा है उसमें अंदर जो ब्रैकेट में है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल केवल और केवल किसको बता रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को नहीं बता रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लेक्स लिख दूं, जैसे मान लीजिए ये मैं ऐसे लिख दूं CONH3 और ये हो जाए Cl2, ये मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब अगर आप आयनाइज करेंगे तो 2 Cl अलग हो जाएंगे और कॉम्प्लेक्स आयन 1 रहेगा। तो अगर हम मेटल के रेफरेंस में बात करें तो मेटल के रेफरेंस में कोऑर्डिनेशन नंबर तो अभी भी 6 है, क्यों, क्योंकि ये 5 है और ये 1 है। लेकिन अगर हम चार्ज की बात करें तो कॉम्प्लेक्स आयन पे तो +2 रहेगा, लेकिन मेटल की अगर हम बात करें तो +3 रहेगा। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो ये है कि इस टाइप के जो होते हैं, जैसे जो ब्रैकेट के अंदर है Cl,
ये दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, मतलब ये चार्ज भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। हालांकि इतनी डिटेल में कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे, अब कि सर ये तो देखिए आयनाइजेबल भी नहीं है, नॉन आयनाइजेबल भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बता रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहा है, तो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर जब इस टाइप से होता है कि ब्रैकेट के अंदर भी और नेगेटिव भी है, तो वो दोनों की तरह काम करता है, मतलब प्राइमरी वैलेंसी का भी काम करता है और सेकेंडरी वैलेंसी का भी काम करता है। अगर अंदर न्यूट्रल है तो केवल और केवल सेकेंडरी का काम करेगा, और नेगेटिव बाहर है तो केवल और केवल प्राइमरी का काम करेगा। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव है तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर की भी बात कर रहा है और ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है, हालांकि वो आयनाइजेबल नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं तो उल्टा आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद नॉन डायरेक्शनल, जो आयनाइजेबल है वो क्योंकि आयंस में डिसॉल्व हो रही है, तो वहां पर जो आयनिक कंपाउंड होते हैं या जो आयनिक वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल नहीं होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता उसका। ठीक है, लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जबकि अगर हम बात करें जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो जहां पर सेकेंडरी वैलेंसी की बात कर रहे हैं, ये डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल का मतलब जैसे हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तो वहां पर आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिसाइड हो रही है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा से, और ज्योमेट्री किस पे डिपेंड कर रही है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और उसका अरेंजमेंट क्या है स्पेस में, उस पर डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर ये डायरेक्शनल है और ये नॉन डायरेक्शनल है। ठीक है, इसके बाद दे रखा है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। अब देखिए बुक्स में आप देखेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आपको मिल जाएंगे, लेकिन मैंने क्योंकि आपको कहा कि ये बेसिकली इस टाइप के लिए है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी लिख देंगे तो पॉजिटिव तो है, काउंटर आयन तो यहाँ आता है, तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो यहाँ पर मैंने क्या है, स्पेशली क्योंकि इसके लिए तो मैंने केवल नेगेटिव लिख दिया, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, बुक्स में पॉजिटिव भी आपको मिल जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग की थ्योरी तो बहुत ज़्यादा वास्ट इसका जो है एरिया नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ लिख रखा है सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आयन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, तो कहने का मतलब है जो सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम लिगेंड कहते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर होती है, उससे सेटिस्फाइड है। हालांकि उस टाइम पे इतना डिटेल डिस्कशन ये नहीं हुआ था, या ये लिगेंड क्या होता है, वो केवल एक थ्योरी आई थी। तो यहाँ पर अंदर जो है न्यूट्रल पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, लेकिन बाहर जो है वो हम केवल नेगेटिव की बात कर रहे हैं, बाहर न्यूट्रल नहीं हो सकता। आगे दे रखा है नॉट रिलेटेड विद द शेप। अब देखिए यहाँ पर ये नॉन डायरेक्शनल है तो ये शेप से रिलेटेड नहीं है, इसका शेप से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ दे रखा है रिलेटेड विद शेप कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, तो ये जो है शेप से रिलेटेड है, और शेप जो है वो किससे डिसाइड होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा से। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा से कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड होते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड से हाइब्रिडेशन जब डिसाइड होगा तो ज्योमेट्री डिसाइड होगी। हालांकि अभी यहाँ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा जो शेप बताता है कि भाई ऑक्टाहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, लीनियर है, ईटीसी। इसके बाद अगर हम बात करें, वर्नर डज नॉट टॉक अबाउट द बॉन्डिंग, ब्रैकेट में लिखा है टाइप ऑफ बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कहने का मतलब क्या है, इसने वैलेंसी की तो बात कर दी कि भाई प्राइमरी है, सेकेंडरी है, आयनाइजेबल है, लेकिन इसने बॉन्ड के टाइप की बात नहीं करी कि जो बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर क्या है, आयनिक है, कोवलेंट है, क्या है, उसकी बात इसने नहीं करी। जैसे बाद में जो थ्योरी आई है उसने तो बात करी है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही कि वीबीटी ने बात करी है कि भाई मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवलेंट नेचर का है, जबकि सीएफटी कहती है मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का है। वर्नर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, भाई वर्नर ने ऐसा नहीं कहा कि जो बॉन्डिंग हो रही है उसकी नेचर क्या है। तो वर्नर ने, क्योंकि स्टार्टिंग की थ्योरी थी तो यहाँ पर इसने इतना दे दिया तो वो भी बहुत था, क्योंकि वर्नर की थ्योरी काफ़ी पहले आई है, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब भी उससे पहले की है, तो वहाँ पर उसने इतना दे दिया, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, इस पर क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन जो आता है इसकी एप्लीकेशन पे आता है। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन है, इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इस पे पूछा जा सकता है, लेकिन पहले पूछा जाता था, बहुत पुरानी बात है, अब इतना नहीं पूछते, इस पे भी क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है इसकी एप्लीकेशन पर। तो ये क्लियर हो गया आपको, आयनाइजेबल, नॉन आयनाइजेबल, रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, रिप्रेजेंट मेनली तो बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर ही है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वहां पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव चार्ज आयन, सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, नॉट रिलेटेड विद शेप, रिलेटेड विद शेप, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अब देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आता, उसकी एप्लीकेशन पे आता है। तो देखिए एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स बताया उसमें आप कोबाल्ट की जगह क्रोमियम मान लेना, क्योंकि एक्चुअल जो एग्जांपल उसने लिया था वो यही लिया था। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन ये है कि जो फॉर्मूला इस फॉर्म में लिखा हुआ है उसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखें और उसके क्या क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए फॉर्मूले जो हैं वो आपके इस तरीके से लिखे हुए मिलेंगे आपको एग्जाम में,
CrCl3.6NH3, CrCl3.5NH3, CrCl3.4NH3, CrCl3.3NH3, इस टाइप से फॉर्मूले लिखेंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि इसका एक्चुअल में जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे। देखिए ये तो हो गया फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स का, नंबर ऑफ आयंस का मतलब टोटल नंबर ऑफ आयंस, कुल आयन कितने होंगे, चाहे वो कॉम्प्लेक्स आयन हो चाहे वो काउंटर आयन हो, दोनों को मिलाकर। यहां पर जो दे रखा है ऑब्लिक करके मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, नंबर ऑफ Cl माइनस आयन, कि भाई क्लोराइड आयन की संख्या कितनी होगी। या फिर इसको ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या होता है कि AgNO3 जो है वो क्या करता है, Cl माइनस के साथ PPT बनाता है, व्हाइट PPT। AgCl का PPT क्या होता है, व्हाइट। तो यहां पर ऑल्टरनेट स्टेटमेंट क्या होता है कि एक जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो कितने AgNO3 के साथ रिएक्शन करके AgCl का व्हाइट PPT बनाएगा। तो ये जो लैंग्वेज है ऑल्टरनेट, उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कितने Cl माइनस जो है वो आयनिक फॉर्म में होंगे, या वो जो कॉम्प्लेक्स है कितने Cl माइनस देगा। तो जो दो लैंग्वेज है, एक तो सिंपल लैंग्वेज है कि कॉम्प्लेक्स में कितने Cl माइनस आयन प्रेजेंट है, या कितने Cl माइनस आयन देगा जब उसको हम डिसॉल्व करेंगे वाटर में। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स का वो कितने AgNO3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके PPT बनाएगा AgCl का। मॉलिक्यूल की जगह वो मोल भी कह सकता है, अगर इसको मोल में लेंगे तो वो भी मोल हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट ऑल्टरनेट है, वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर से जब नीचे जाएंगे तो क्योंकि नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं, या हम कहें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं, तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो भी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा कंडक्टेंस, देखिए कंडक्टेंस एक्चुअल में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको जब सॉल्यूशन पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि कंडक्टेंस जो है पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड करता है। इसलिए ऑब्लिक करके लिख दिया, मतलब दोनों सेम नहीं है, कंडक्टेंस अलग है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अलग है। लेकिन क्योंकि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो कंडक्टेंस कम होगी, और ऊपर से नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, कम। अब यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। देखिए इसका जो फंडा है वो ये है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो फिक्स है। सेकेंडरी वैलेंसी वो क्या है, फिक्स है। वो कितनी है, 6। इसका मतलब जो आपके स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर 6 आपके लिगेंड होने चाहिए, बाकी जो बच गए वो बाहर आ जाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि जो आयोनाइजेबल वैलेंसी है तो वो आपके काउंटर आयन जो है वो नेगेटिव पार्ट होगा, न्यूट्रल वाले को आप ऐसा काउंटर आयन नहीं ले सकते। तो ये बात फिक्स होगी कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा और जो नेगेटिव है वो बाहर आएगा। सेकेंडरी वैलेंसी के बाद जो बच गए उसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, CrCl3.6NH3। अब यहाँ पर क्रोमियम की आप मान के चलिए कि यहाँ पर इसकी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है इसका। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो 6 जो लिगेंड है वो स्क्वायर ब्रैकेट में रहेंगे। अब न्यूट्रल वाले को पहले प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि न्यूट्रल काउंटर आयन में तो आ नहीं सकता, तो 6 के 6 अमोनिया अंदर आ जाएंगे। अब बच्चे कितने, 3 Cl कहाँ जाएंगे, बाहर। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। जब आप इसको आयनाइज करोगे तो 3 Cl माइनस आयन बनेंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन बन जाएगा CrNH3 3+। तो टोटल आयन की संख्या कितनी होगी, 4, जिसमें से 3 तो काउंटर आयन है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है। इसके अलावा जब इसको आयनाइज करेंगे तो कितने Cl माइनस देगा, 3। तो ये आपके 3 AgCl लिखा हुआ है, मतलब 3 Cl माइनस आयन देगा या फिर 3 AgCl बनाएगा। समझ में आएगी बात। तो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल 3 AgNO3 के साथ अभिक्रिया करेगा। सिमिलरली CrCl3.5NH3, तो यहाँ पर 5 तो आपके आ गए अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के सेकेंडरी वैलेंसी में। अब क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी मैंने बता रखा फिक्स है 6, तो 5 इससे सेटिस्फाइड होगी तो एक आपको Cl अंदर लेना पड़ेगा। तो ये हो गया CrNH3 बचे 2 Cl, वो 2 Cl बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, काउंटर आयन 2 होंगे और एक कॉम्प्लेक्स आयन होगा। तो टोटल आयन की संख्या कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ Cl माइनस कितने हैं, 2। तो AgNO3 के कितने PPT बनेंगे, AgNO3 कि 2 मॉलिक्यूल काम आएंगे और PPT किसका बनेगा, AgCl का। तो 2 AgCl लिख दिया। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो आयंस की संख्या कम हो रही है तो कंडक्टेंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। सिमिलरली बात करें तो 4 अमोनिया है, 3 Cl है, 4 अंदर, बचे कितने, 2 और चाहिए, 2 Cl हो गए, 1 Cl बाहर। टोटल 2 आयन, 1 AgCl। इसके बाद जब हम बात करेंगे 3 अमोनिया 3 Cl थी तो 6 के 6 अंदर आ गए। काउंटर आयन नहीं है, तो अब ऐसा नहीं कि 4 3 2 के बाद 1 कर दो लाइन से कि भाई हम तो गिनती सीख रहे हैं 4 के बाद 3 3 के बाद 2, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये आयन नहीं देगा तो ये 0 आ जाएगा। अब क्योंकि कोई Cl माइनस नहीं है काउंटर आयन में तो ये भी 0 आ जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ये आराम से आपके सॉल्व हो जाएगा। सिमिलर पैटर्न पे ये दे रखा है PtCl4.6NH3, PtCl4.5NH3, तो इसी टाइप से है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनम का 6 है,
तो 6 अमोनिया अंदर आ गए, 4 Cl बाहर आ गए। टोटल आयन कितने, 5, 4 काउंटर आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, 5 हो गए। 4 Cl माइनस हैं तो ये 4 AgCl हो गए। वही बाकी आपके नीचे क्योंकि आयन की संख्या कम हो रही है तो वो कम हो जाएगी, कंडक्टेंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली Cl4 है और अमोनिया 5 है, तो 5 अमोनिया अंदर, 1 बच रहा है 6 के लिए, तो 1 Cl अंदर, बचे 3 Cl बाहर। इसके बाद PtCl4 4NH3, 4 अमोनिया अंदर है, बचे 2 Cl अंदर, 2 Cl बाहर। PtCl4.3NH3, 3 अमोनिया अंदर, 3 Cl अंदर, 1 Cl बाहर। PtCl4.2NH3, 2 अमोनिया अंदर, 4 Cl अंदर, बाकी कुछ भी बाहर नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 काउंटर आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल आयन 5। 3 काउंटर आयन, 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल आयन 4। 2 काउंटर आयन, 1 कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल आयन कितने हो गए, 3। तो ये आपके हो गए 5, 4, 3। 1 काउंटर आयन और 1 कॉम्प्लेक्स आयन 2, और कोई काउंटर आयन नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है, तो ये 0। अब इसके बाद 4 Cl माइनस है तो 4 AgCl बनेंगे, 3 Cl माइनस है तो 3 AgCl बनेंगे, 2 Cl माइनस है तो 2 AgCl बनेंगे, 1 Cl माइनस है तो 1 AgCl बनेगा। तो आप देखेंगे बहुत ही सिंपल है। वो क्या करेगा एग्जाम में, वो इस टाइप से फॉर्मूला देगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ किस टाइप से आएगा। वो देगा CrCl3.5NH3, इसमें कितने Cl माइनस आयन बनेंगे, इस कॉम्प्लेक्स को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे कितने Cl माइनस आयन बनेंगे, या फिर इस कॉम्प्लेक्स की जब हम AgNO3 से अभिक्रिया कराएंगे तो कितने, 1 मोल कॉम्प्लेक्स के लिए कितने AgNO3 जो है अभिक्रिया करके AgCl का पीपीटी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 AgNO3 के मॉलिक्यूल अभिक्रिया करेंगे या 2 AgNO3 के मोल अभिक्रिया करेंगे, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा है, और क्या करेंगे, 2 AgCl के पीपीटी बनाएंगे। तो ये आपकी जो वर्नर थ्योरी है उसकी एप्लीकेशन पे है। वर्नर थ्योरी पे क्वेश्चन नहीं आता है, वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशन पे आता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हालांकि बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आता, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत सिंपल है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और देखिए इसी रूल का जो दूसरा पार्ट है उसको हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी कहते हैं। दोनों क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। अब देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। वो क्या करेगा, कोई कॉम्प्लेक्स देगा और आपसे कहेगा कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालिए। तो पहले देख लेते हैं कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है, सबसे पहले तो आप देखिए कि कॉम्प्लेक्स में मेटल कौन सा है। तो जैसे मैं फर्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो कॉम्प्लेक्स में मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। अब आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर से आपको टोटल इलेक्ट्रॉन पता हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। तो न्यूट्रल कोबाल्ट की बात करूं तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 27। अब इसके आगे आते हैं एक स्टेप। कोबाल्ट जो है यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +3 में है। तो न्यूट्रल कोबाल्ट में 27 इलेक्ट्रॉन की संख्या थी, इलेक्ट्रॉन है ये, लिख देता हूँ। तो जो कोबाल्ट 3+ है उसमें कितनी संख्या है, 24। 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कम हो गए। तो कोबाल्ट 3+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये तो थी बात मेटल की। अब एक लिगेंड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेटल को। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेटल के टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब यही है। जैसे हम ऑक्टेट रूल में काउंट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन, मेटल वो सेंट्रल एटम के भी फिर शेयरिंग के बाद भी वो इलेक्ट्रॉन कितने वो काउंट कर लेते हैं, वैसे ही मेटल के इलेक्ट्रॉन कितने खुद के टोटल, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसने कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए। तो खुद के तो हमने कितने देखे, 27 न्यूट्रल में थे, 3+ में 24 इलेक्ट्रॉन खुद के हो गए, और ये आपके 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 12। तो यहाँ पर जो है 12 इलेक्ट्रॉन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हो गए, किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से। तो अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करेंगे तो देखिए कोबाल्ट 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 24। ये तो हो गए मेटल के खुद के, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन। तो 24 और 12 कितने हो गए, 36। तो यहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन हो गए 36। ये आपके इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है। क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो 3D के लिए जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर स्टेबल माना जाता है वो 36 माना जाता है। जैसे ऑक्टेट में 8 होता है, वैसे ही इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में 3D के लिए 36 होता है। अगर 36 आ रहा है तो वो हम मानते हैं कि वो EAN को फॉलो कर रहा है, और 36 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो EAN रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अब देखिए EAN में और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में क्या डिफरेंस है। हालांकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल नहीं पूछते RPC, केवल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। अब यहाँ पर मान लीजिए 3D की जगह 4D होता है या 5D होता है, तो वहाँ पर 36 नहीं चलता। समझ आ रही बात, 36 नहीं चलता, फिर वहाँ पर आगे 54 चलता। तो वहाँ पर अलग अलग वेरी ना करे, उसके लिए ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है कि यहाँ पर जो आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो, टोटल ना करके केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर दो। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूँ
तो डी और एस मिला के कितने हो जाएंगे 9, ठीक है। और कोबाल्ट 3+ की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बाकी आगे सेम टू सेम है, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 और 6 कितने हो गए 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल है। कहने का मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो तो हम कह रहे हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल कह दो या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कह दो, और अगर केवल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कर रहे हो तो आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल कह सकते हो। मेन काम जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको EAN निकालना आना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना, 2 काम करने हैं। मेटल को उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट कर लो। एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, और टोटल कितने लिगेंड है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड आ गया तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उतने इलेक्ट्रॉन हो गए, उस हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर हम आगे सॉल्व कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी देखिए कोई लिमिट नहीं है एग्जाम्पल की, जितनी चाहो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये वाले कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है FeCN6 3-। तो आयरन जो है उस पर 3+ चार्ज है, डायरेक्ट मैं प्लस वाला ले लेता हूँ, ठीक है। आयरन पर 3+ चार्ज है। अब यहाँ पर अगर आप आयरन की बात करोगे एटॉमिक नंबर 26 है, मतलब न्यूट्रल अगर होता तो 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 3+ है तो कितने रह गए 23 इलेक्ट्रॉन रह गए, ये 23 इलेक्ट्रॉन रह गए, ठीक है। अब 23 इलेक्ट्रॉन तो मेटल के हो गए। साइनाइड कितने 6, तो एक साइनाइड जो होता है एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 दूनी 12 हो गए। मैं सीधे 12 इलेक्ट्रॉन जोड़ देता हूँ, तो 23 और 12 कितने हो गए 35। इसका मतलब ये EN को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें FeCO5 की, अब यहाँ पर आयरन न्यूट्रल है। आयरन क्या है, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इस पर। तो आयरन न्यूट्रल है तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या टोटल कितनी हो गई, मैंने लिख दिया आयरन जो है सिंपल है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 26 इलेक्ट्रॉन। अब ये आपको याद होनी चाहिए सीरीज, तभी आप बता पाएंगे कितने इलेक्ट्रॉन है पोजीशन के हिसाब से। 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद कार्बोनिल कितने 5, एक कार्बोनिल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो 5 दूनी 10, सीधे 10 जोड़ देता हूँ 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हो गए 36। समझा रही बात, EN फॉलो कर रहा है। इसके बाद NiCO4 की बात करें तो यहाँ पर निकिल है। निकिल में अगर आप बात करोगे टोटल इलेक्ट्रॉन की 28 हो जाएंगे, 28 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने कार्बोनिल है 4, एक कार्बोनिल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 8, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 28 और 8 कितने हो गए 36, तो ये 36 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें Fe2CO9 की और Mn2CO10 की, तो देखिए यहाँ पर ये कार्बोनिल का केस है। हालांकि आपके बहुत ज़्यादा नहीं दे रखा मेटल कार्बोनिल्स, लेकिन थोड़ा बहुत जो है वो सिंपल इंट्रोडक्शन तो आना चाहिए, एग्जाम में आ जाता है। नेट गेट में तो कार्बोनिल्स का अलग ही एक डिटेल में चलता है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता हूँ। अब देखिए Fe2CO9 की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो एक तो पूरे स्ट्रक्चर की बात हो और एक केवल मेटल मेटल बॉन्ड की बात हो, तो मैं थोड़ा Fe2CO9 तो बता ही देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, आयरन पेंटा कार्बोनिल की बात करें तो ये स्ट्रक्चर होती है इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की, CO 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 और ये CO, ठीक है। FeCO5 की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल कहलाता है। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल का मतलब एक मेटल एटम है। ये बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल कहलाते हैं क्योंकि 2 मेटल है। तो जब हम Fe2CO9 की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो Fe2CO9 की स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप से होती है। इस टाइप से। तो ये Fe2CO9 की स्ट्रक्चर है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, गेट में भी पूछी जा चुकी है। गेट 2012 में पूछा था। क्या पूछा था कि ब्रिज कितने हैं और टर्मिनल कितने हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो कार्बोनिल है, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं सिंपल जैसे दिखते हैं, तो ये टर्मिनल कार्बोनिल कहलाते हैं, और ये इस टाइप से दिख रहे हैं तो ये ब्रिज कार्बोनिल कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम टर्मिनल ब्रिज का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया स्ट्रक्चर है। तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि इसमें एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक मेटल मेटल बॉन्ड, ठीक है। कुछ बुक्स में हो सकता है ना दे रखो, लेकिन मान के चलिए है। अब यहाँ पर Fe2CO9 की बात करें तो एक मेटल मेटल बॉन्ड है। अब यहाँ पर इस केस में EN कैसे निकालें वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें Fe2CO9 की, तो यहाँ पर आयरन कितने हैं, 2 आयरन है, ठीक है। 2 आयरन है, कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों आयरन के इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए। तो दोनों आयरन के जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो एक आयरन के कितने थे 26, तो 2 के कितने हो गए, मल्टीप्लाई कर लो 2 से, 52 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे।
अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कार्बोनिल भी काउंट करना है। चलिए कार्बोनिल भी काउंट कर देता हूँ। कितने कार्बोनिल है, 9 है, 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब एक चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ने हैं। ये इसमें नई चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे मान लीजिए एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पर अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करने पड़ेंगे। समझ में आ गई बात। तो अब आपने क्या करा, 52 + 18 + 2, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो देखिए 18 और 2 तो 20 हो गए, 20 और 52 कितने हो गए, 72 इलेक्ट्रॉन हो गए। 72 इलेक्ट्रॉन किसके, 2 आयरन के। एक के निकाल ले हो तो डिवाइडेड बाय 2 कर लो, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, EAN को फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है, EAN को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं। अगर है तो जितने मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हैं उसको 2 से गुणा करके इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तो यहाँ पर मैंने जोड़ दिए। और दूसरी बात लास्ट में क्या है, जितने आपने स्टार्टिंग में मेटल लिए थे उसको आप ओवरऑल कैलकुलेट कर लीजिए और लास्ट में उसकी जितनी संख्या थी उससे डिवाइड कर दीजिए। तो ये फॉलो कर रहा है। अब अगर हम बात करें Mn2CO10 की, तो Mn2CO10 में भी एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर 2 Mn हो गए, ठीक है, 2 Mn हो गए। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंगनीज की बात करें तो 25 इलेक्ट्रॉन थे, तो 25 और 25 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, 50 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद कार्बोनिल कितने, 10, तो 10 दूनी 20, तो 20 इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के हो गए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। एक मेटल मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन मेटल मेटल बॉन्ड के हो गए। तो अब आप इसको जोड़ लो, 50 और 20 70, 70 2 72, सेम की सेम कैलकुलेशन आ जाएगी, 72 इलेक्ट्रॉन। अब ये किसके, 2 मैंगनीज के हैं तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 36, मतलब EN को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब है RPSC ने पूछ रखा है जो आपके बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल है, मतलब जिसमें 2 मेटल प्रेजेंट है, उसके उसने EN पूछ रखे हैं कि भाई ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं नोट्स में कि भाई बाई न्यूक्लियर कार्बोनिल की स्ट्रक्चर क्या होती है, ब्रिज कितने, टर्मिनल कितने। बहुत डिटेल में तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलग ही लेवल चले जाएगा, तो वो हमारा वो नहीं है, टारगेट है। लेकिन क्योंकि RPSC ने टच कर रखा है, क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो ये बता दिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्योंकि देखिए 1-2 तो आपको पता होने चाहिए कि भाई ब्रिज टर्मिनल वाले पता होने चाहिए और सिंपल पता होने चाहिए। तो एक मेटल मेटल बॉन्ड ये हो गया, एक मैंने आपको इसमें बता दिया, एक मेटल मेटल बॉन्ड है। और मुझे नीड लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।